तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो मैंने इसमें कहा कि दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into carbon dioxide and water along with energy। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, उसके साथ साथ क्या चीज रिलीज होना, एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है बाय यूजिंग ऑक्सीजन। किसको यूज करेगा? ऑक्सीजन को यूज करेगा। ठीक है। एक और टर्म होती है, या पहले इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ग्लूकोज की बात करें तो दैट इज C6H12O6। ठीक है। रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन। तो ये रहा ऑक्सीजन, और क्या रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 या 38 ATP फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब कितने ATP फॉर्म करेगा ये रेस्पिरेशन? तो दैट इज 36 या 38 ATP। एक और खास बात है कि जब ग्लूकोज के अंदर, दिस वन इज अ ग्लूकोज ना, और ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, दैट इज 6 कार्बन है। तो इसका मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। यानी कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 वाटर रिलीज होंगे। और कितना ऑक्सीजन यूज होगा, तो ये यूज होगा 6 ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये रिएक्शन है बेसिकली रेस्पिरेशन का। तो इसमें अगर आप देखें ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन को यूज करता हुआ, यानी किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसके साथ साथ क्या क्या रिलीज हो रहा है, दैट इज अ 36 या 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल तकरीबन इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग, दैट इज अ 6 कार्बन। और ये किस में ब्रेक डाउन हुआ है, इस छोटे मॉलिक्यूल्स में, इस छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल। यस सर, यस सर। जिस रिएक्शन के अंदर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है दैट इज जहां पर भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जिस जगह पे ब्रेकडाउन हो रहा है वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, तो उस रिएक्शन को हम कह देंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। बात यहां तक समझ गए? तो रेस्पिरेशन एक तरीके का कैसा रिएक्शन है, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैसा है, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, दैट इज ब्रेकडाउन हो रहा है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट आइए, दैट इज अ ब्रीदिंग पर। एक और टर्म होती है दैट इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब इट इज सिंपली intake of air that is intake of air and exhale of carbon dioxide by nostrils या by nose कर लीजिए। इसको आप सिंपली क्या कह देते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हुआ कि सिंपली हमने क्या बॉडी के अंदर ले रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, और क्या बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस सिंपली दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए? चलिए अब एक चीज समझिए,
देखिए मैंने कहा कि रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बेसिकली 3 तरीके का है। कितने तरीके का रेस्पिरेशन है? 3 3 तरीके का है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? external एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? internal इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और लास्ट है दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो बात हो रही थी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का है अगर देखा जाए तो? दैट इज द टाइप्स ना। तो कितने टाइप्स का है? 3 1 types का 2 3 टाइप का रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहला कौन सा रेस्पिरेशन था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब है दैट इज अ ब्रीदिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। बताया नहीं बताया ब्रीदिंग ऊपर कि सिंपली इनटेक ऑफ एयर एंड yes एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय नोज। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आ yes जाइए इंटरनल रेस्पिरेशन पर। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सिंपली बस इतना समझ लीजिए कि ये एयर है, एयर बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर भी बल्कि न पहुंचाए डायरेक्टली, हमने कहा कि एयर लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड में गई। ठीक है, ब्लड में गई और ब्लड से सेल में गई, सेल से अब वापस आएगी एयर। तो देखिए सेल से वापस आई ब्लड में, तो ये सेल से वापस आई ब्लड में, ब्लड से लंग्स में आई, लंग्स से वापस एयर में आ गई, और ये एयर बेसिकली इन्वायरमेंट में है, ये इन्वायरमेंट के अंदर है। तो आप देख लीजिए कि इंटरनल एस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट से ये एयर किसके अंदर गई है? लंग्स में। लंग्स से किस में गई? ब्लड में। ब्लड से किस में गई? सेल में। सेल से वापस अगर आप देखें तो सेल से वापस ब्लड में आई, ब्लड से लंग्स में, लंग्स से एयर में आई है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट आइए सेलुलर रेस्पिरेशन। यस सर। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो टेक्स प्लेस इन सेल, यानी कहां पर होगी रेस्पिरेशन? ये वाला सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये सेलुलर cell में रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर। ये बात क्लियर हुई है या नहीं है? अब yes sir बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन है। कौन सा वाला इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन है? सेलुलर रेस्पिरेशन। दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन हो किस जगह रहा है? cell में हाँ जी, सेल के अंदर। तो सवाल यह है कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का है? हाँ जी, 3 types का 3 टाइप का है। 3 टाइप में एक टाइप पहला वाला कौन सा था? दैट इज एन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा टाइप इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा टाइप सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब था ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है सिंपली इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बाय नोज। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो मैंने कहा एयर जो है वो एनवायरमेंट से किस में जा रही है? लंग्स में। लंग से किस में गई? ब्लड में। ब्लड से किस में गई? सेल में। सेल से वापस, देखिए अगर जाने की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। देखो ये ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन एयर से लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया, और सेल से अब अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस, देखिए पहले सेल से निकला तो ब्लड में आया, ब्लड से आया तो लंग्स में आया, लंग्स से बॉडी से बाहर आ गया। अब आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पर। सेलुलर रेस्पिरेशन ये किसके अंदर होगा? रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन सेल। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। हम इसी को बेसिकली रेस्पिरेशन कह रहे हैं, दैट इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं।
बताइए। Yes, sir. ओके, तो हम लोग सबसे पहले आज बात कर लेते हैं, सबसे पहले दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन की। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन किसको कह रहे थे, जल्दी बताइए। जो रेस्पिरेशन सेल में हो रही है। जो सेल के अंदर हो रही है। चलिए एक आइडिया और आपको दिखाता हूं मैं। मैंने कहा कि एज्यूम कर लीजिए कि दिस वन इज अ सेल। ये क्या है, ये सेल। दिस इज सेल। क्या ये बात सही है? हाँ जी। Yes, sir. अगर ये सेल है तो इस सेल के अंदर एक जेली मौजूद होती है। उस जेली को आप क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। दैट इज अ Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा है? इट्स अ जेली लाइक। क्लियर है ये बात? एक और Yes. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है? Mitochondria. तो दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर मैंने एक जेली दिखाई है, दिख रही है जेली? Yes, sir. इस जेली को हम कह देते हैं मैट्रिक्स। क्या कहलाता है ये? मैट्रिक्स। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ओके। यस सर। अच्छा चलिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, मैट्रिक्स हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो नजर आ रही है ये क्या है, ये? हाँ जी, दिस इज Membrane. आउटर मेम्ब्रेन है। और ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. अब जरा समझिए दो चार चीजें, मैं पहले ही आपको बता देता हूं यहाँ पर कि मैट्रिक्स के अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल चलेगी मैट्रिक्स के अंदर? Krebs cycle. दैट इज अ क्रेब्स साइकिल। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है क्रेब्स साइकिल के बारे में, दैट इज अ KREBS, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसी का एक और भी नाम है, दैट इज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। कौन सी साइकिल है ये? Citric acid cycle. दैट इज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रही है, तो जवाब क्या है? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए, इनर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए हाँ जी, तो इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन पे एक और साइकिल चल रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दैट इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। किस जगह पर काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? बताइए, इलेक्ट्रॉन Inner ट्रांसपोर्ट membrane. सिस्टम कहाँ पे काम कर रहा है? Inner membrane. इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, किसके इनर मेम्ब्रेन पर? माइटोकॉन्ड्रिया की। हाँ या ना? Yes, sir. ओके,
देखिए ऑब्वियस बात है कि अगर आप एनिमल हैं तो आपने खाना खाया है और फाइनली उस खाने से आपको मिला है फूड। क्या मिला है? दैट इज फूड मिला है। और फूड का मतलब हुआ दैट इज अ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? दैट इज अ C6H12O6। क्लियर है? C6H12O6। और ये रहा Yes. फूड। दिस वन इज अ फूड। क्लियर है? ऑब्वियस बात है Yes. कि अगर एनिमल थे तो आपने खाने को बाहर से खाया है, प्लांट होते तो आपने फूड को सिंथेसाइज किया है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। क्या ये बात सही है? अच्छा, जो खाना सेल के, अभी देखा जाए तो ये खाना किस जगह पर आया है सेल में? बताएं जल्दी से, सेल के किस जगह पर है? साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. साइटोप्लाज्म में है। अब साइटोप्लाज्म में इस फूड की क्या किस्मत होगी, हमें ये देखना है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फूड सबसे पहले ब्रेक डाउन कर जाएगा किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। किसमें टूटेगा? Pyruvic acid. दैट इज अ पायरुविक एसिड में। तो ये बताइए कि ये जो फूड हम बोल रहे हैं ये ग्लूकोज था ना? ये Yes, बताइए, sir. ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6. 12। दैट इज 6 कार्बन है। देखिए ये रहे 6 कार्बन है। ठीक है, पायरुविक एसिड में देखें तो कितने कार्बन है? दैट इज अ 3 कार्बन। पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो इसका मतलब पायरुविक एसिड कितने बनेंगे? तो पायरुविक एसिड बन जाएंगे 2। 2. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ है पायरुविक एसिड के अंदर? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में किस चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है? दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक और बात है कि ये 10 स्टेप की साइकिल है। कितने स्टेप्स की साइकिल है? बल्कि 10 स्टेप्स। 10. हाँ, 10 स्टेप्स में होगा ये। कौन सा प्रोसेस 10 स्टेप में होगा? दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। क्या यहां तक Glycolysis. बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? Yes, sir. अच्छा देखिए, सबसे पहला काम क्या हुआ है रेस्पिरेशन के अंदर? सेल के अंदर सबसे पहला काम कौन सा हुआ है? तो उसका जवाब है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या काम हो रहा है? तो क्या जवाब है? ग्लाइकोलिसिस में क्या काम हो रहा है? Glucose का breakdown हो रहा है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? जल्दी से बताएं। 2. 2 बनेंगे। 2। क्लियर है ये बात? इस प्रोसेस को जहां पर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट रहा था उस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया है? दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes. मैंने कहा कि अब ये पायरुविक एसिड जाएगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर है यहां तक या नहीं है? Yes, सही sir. है? ओके, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब रेस्पिरेशन एरोबिक हो रहा है या एनारोबिक हो रहा है? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे इन्वॉल्व Aerobic होता है? respiration. माइटोकॉन्ड्रिया किस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा, एरोबिक या एनारोबिक में? Aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ऑब्वियस बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है दैट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। और जब पावर हाउस ऑफ द सेल है तो ऑब्वियस बात है कि इस पावर हाउस जो है ये क्या काम कर रहा है? ये एटीपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? एटीपी फॉर्म कर रहा है। और एटीपी फॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऑब्वियस बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होगा हमेशा? तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ जगह की थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं इसको बाहर सारी चीजें लिख दूं सेल के बाहर। क्लियर है? Yes, बताइए। sir.
चलिए इस बार आप मुझे बताते जाइए। हाँ बोले। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले ये क्या था, ग्लूकोज। क्लियर है? ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होगा, जल्दी बताइए। Pyruvic acid. दैट इज द पायरुविक एसिड के अंदर। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ। आपने बताया पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होगा। ओके, ये आ गया पायरुविक एसिड। क्लियर? अच्छा, इस स्टेप को, इस प्रोसेस को कहते क्या है, जल्दी बताएं। Glycolysis. दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, दूसरी बात ये बताइए कि कितने स्टेप की साइकिल है ये? 10. दैट इज 10 स्टेप्स में होगी। अच्छा, तीसरी बात ये बताइए कहां पे होगा ये ग्लाइकोलिसिस? Cytoplasm. दैट इज अ साइटोप्लाज्म में होगा। ये बताइए एरोबिक में होगा एनाएरोबिक में होगा? Aerobic. तो ये बेसिकली दोनों में होगा। तो मैंने कहा कॉमन रिएक्शन है ये, कॉमन रिएक्शन इन बोथ aerobic and anaerobic. दैट इज कॉमन रिएक्शन है एरोबिक और एनाएरोबिक में। यहां तक बात क्लियर हुई? नहीं हुई? चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनाएरोबिक हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस होगा, हर हाल में होगा। क्या यहां तक बात समझ में? साइकिल क्या है? 10 स्टेप की साइकिल है ये। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस एक बार में नहीं होगा, ये ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होगा। दैट मींस के एक स्टेप में पहले ए जो था वो बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी सी में कन्वर्ट होगा, सी डी में कन्वर्ट होगा, डी ई में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से कितने स्टेप्स लगेंगे जिसमें पूरा का पूरा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाएगा? तो कितने स्टेप लगेंगे? तो ये टोटल स्टेप 10 लगेंगे times. 10 स्टेप। यहां तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. अब जब ये पायरुविक एसिड बन गया तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस वक्त ग्लाइकोलिसिस हुआ उस दौरान मैंने कहा कि यहां पर 2 एटीपी यूज हुए। कितने एटीपी यूज हुए? 2. 2 एटीपी यूज हुए। क्लियर है ये बात? नहीं है? So breakdown होने में. है, हाँ, ब्रेकडाउन होने में 2 एटीपी यूज हुए। क्लियर है ये बात? ठीक है। Yes. अब मैंने कहा कि अगर एरो बाहर की तरफ दिखाए हैं, देख रहे हैं एरो बाहर या नहीं, तो इसका मतलब एरो बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? फॉर्म हुए। और एरो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब है? Use. दैट इज यूज हुए। तो फॉर्म क्या क्या हुआ है? तो फॉर्म हुआ है 2NADH। क्या फॉर्म हुआ है? 2NADH। और 4 ATP फॉर्म हुआ है। तो ये बताइए कि एक ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में तब्दील हो रहा था, फॉर्म हो रहा था, तो उस दौरान अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें फॉर्म हो रही हैं? हाँ जी, 2 फॉर्म हो NADH रहा and था। 4 ATP. ओके, और सर यूज क्या NADH क्या? क्या? हाँ अभी बता रहा हूँ बेटा। और ये क्या हुआ था? ये 2 यूज। ATP यूज हुए थे. क्लियर है ये बात? चलिए Yes. एक चीज और देख लीजिए। ये क्या है? NADH। क्लियर है? अगर एक NADH ब्रेक डाउन करता है तो ये 3 ATP फॉर्म करेगा। तो एक NADH कितने ATP फॉर्म करेगा? 3. 3. 3 ATP। एक और होता है दैट इज एन FADH2। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये फॉर्म करेगा 2 ATP। कितने ATP फॉर्म कर देगा? 2 2 ATP। ATP. क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? Yes. Yes, sir. ओके, अब एक और चीज देखिए। मैंने कहा कि एक्चुअल में ये एक साइकिल है, ये वाली, और इस साइकिल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सी साइकिल है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है NADH को किस में कन्वर्ट करना? 3 ATP 3 ATP में। और FADH2 को किस में कन्वर्ट करना? 2 2 ATP दैट इज 2 ATP के अंदर कन्वर्ट करना। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस सर Yes, sir. अच्छा ये बताइए कि NADH या FADH2 को ATP में कौन कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम सर दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहा है। कौन कर रहा है ये? Electron transport इलेक्ट्रॉन देखिए ये है। और कहां पे चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? Inner membrane of mitochondria. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर ओके Yes. अगर ये क्लियर हो गई है तो फाइनली ये रहा ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में चेंज हुआ था? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कितने बनेंगे? दैट इज 2। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12. H12O6। क्लियर है? तो Yes, जब yes. ग्लूकोज में 6 कार्बन थे तो पायरुविक एसिड कितने फॉर्म हुए यहाँ पर? 2 2। क्लियर है? अब देखिए ये मैंने यहां पर दिखाया आपको कि ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए आपको मैं एक बात और यहां पर दिखा दूं पहले ही कि देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहाँ दिखाया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं यहां से लेकर इतना, ये यहां से लेकर और यहां तक दिखा रहा हूं, ऐसे करके ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं पूरा। ठीक है, ये पार्ट दिखा रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया का। दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट? नहीं। Yes, तो सबसे yes. बाहर की Sir, तरफ yes, sir. कौन सी मेम्ब्रेन है? ये वाली बाहर Outer वाली membrane. मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन Outer हाँ ठीक membrane. है, आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक और मेम्ब्रेन है या नहीं है? ये Yes, sir. मेम्ब्रेन कौन सी कहलाती है? Inner membrane. Inner membrane. दैट इज एन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो जगह है ये वाली, ये जगह किस किस के बीच में है? आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन Inner membrane. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है ये जगह। तो इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहलाता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखिए पहले ही बता दूं कि पेरी का मतलब होता है अराउंड। पेरी का मतलब क्या है? दैट इज अराउंड। Round. तो इसका मतलब ये अराउंड हो गया। किसके अराउंड है स्पेस? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो इसका मतलब नाम पड़ गया इसका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है? ये आउटर yes, sir. मेम्ब्रेन पर अगर देखें तो ये छोटे छोटे पोर्स हैं। ये क्या है? दैट इज अ पोर्स है। और ठीक है, और ये पोर्स किस मेम्ब्रेन पर है? Outer membrane. आउटर मेम्ब्रेन पर है। Outer membrane. अच्छा एक बात बताइए, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाली इस जगह पे क्या मौजूद है? यहाँ पर क्या मौजूद है? मैट्रिक्स दैट इज अ Matrix. मैट्रिक्स। Matrix. ओके, ये है मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? मैंने कहा कि ये जो पायरुविक एसिड था ये वाला जो पायरुविक एसिड था ये अब गया ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये गया और इस पोर के जरिए यहां पर आ गया, ये इस जगह पर आ गया। तो ये बताइए कि पायरुविक एसिड अब कहां पर आ गया? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहां से आया ये पायरुविक एसिड कहां से आया है? बताइए। तो जवाब क्या है? साइटोप्लाज्म से आया है। और किस जगह पर आया है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस space. ओके। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे?
दैट इज 3 ना, ठीक है। ये पार्विक एसिड यहां से गया तो कहां पे जाएगा पायरुविक एसिड, किस तरफ जा रहा है बताइए जल्दी से, मैट्रिक्स में। जब ये मैट्रिक्स में गया तो ये चेंज हुआ एसिटाइल को एंजाइम ए में। किसमें चेंज हुआ ये? जी, यहाँ पर मैंने लिखा है दैट इज एन एसिटाइल को एंजाइम ए। समझ रहे? इसको पढ़ा जाता है इस तरीके से जैसा मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो लिखा ऐसे जाता है, पढ़ा ऐसे जाता है। यहां तक क्लियर है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में देखें तो कितने कार्बन हैं? तो इसके अंदर 2 कार्बन है। कितने कार्बन है सर ये क्या करता है? क्या करें? ये क्या करता है सर? अभी वो सब रुक जाइए, अभी सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना सुनिए। सुनिए, दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करिए दोबारा से, ठीक है।